इज दाऊद इब्राहिम डेड? ये तो साउथ इंडियन थे, तो ये साउथ इंडियन का दबदबा कैसे हो गया जब माइग्रेंट्स जो है आपके नॉर्थ इंडिया के थे? एक तरफ वरदराजन, एक तरफ हाजी मस्तान, दो अलग अलग लोग इवॉल्व हो रहे थे, अपना अंडरवर्ल्ड चला रहे थे। तो वहां से फिर दाऊद दाऊद कैसे बन गया? कॉटन एक्सचेंज से जो रेट आता था कॉटन का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टेली प्रिंटर के जरिए, उसके स्टार्टिंग और एंड के रेट को उस पे सट्टा लगाया जाता था, तो वो होता है मटका। कम्युनल डिवाइड था अंडरवर्ल्ड में, हो सकता है पता नहीं है, उसके पहले से चलता आ रहा। ये जानना जरूरी है लोगों को भी, जो अंडरवर्ल्ड को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ खून खराबा होता है, क्राइम होता है, गैंग वॉर्स होते हैं। धंधा सबसे बड़ा धर्म था। दाऊद को पर्सनली अगर मैं मानूं तो ये मीडिया ने एक तरह से दाऊद को ग्लोरीफाई किया है हमेशा। गुलशन कुमार जी की किलिंग में कितना है जो आपने रिसर्च करी, उससे आपको क्या लगता है? आपको पता है कि भारत के अंदर क्रिकेट चलता है, क्राइम चलता है और सिनेमा चलता है। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का फैला था, उसके क्या फैक्टर्स थे? आप ये देखिए, ईगो और रिवेंज आपस में अंडरवर्ल्ड में और क्राइम की दुनिया में बहुत हद तक मिले जुले दो चीजें हैं। बाला साहेब ठाकरे जी का राइज था, वो क्या एक एंटीडोट था इस अंडरवर्ल्ड को, या कैसे था? मतलब उसने अंडरवर्ल्ड को कैसे अफेक्ट किया था? तो मोहम्मद दोसा, ताहिर मर्चेंट, टाइगर मेमन, दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम खुद वहाँ पे छोटा भाई। ये जो किलिंग्स हुई हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं है? तो कुछ एक्सेस हुआ था आपको लगता है? जो एनकाउंटर्स हुए थे उसमें कुछ अनजस्टिफाइड चीजें भी हुई हैं? देखिए, एक तो मनिया सुरवे और माया डोलस, ये दोनों ही अलग कैरेक्टर हैं। पूरा ब्रॉट अप और उनके क्राइम करियर को देखें। नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इनकी वीडियोस आती है और मिलियन मिलियन व्यूज देखते ही हो जाते हैं। इनकी वीडियोस आपने देखी होगी और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे साथ हैं। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सो वरुण, शुरुआत करते हैं जब देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो देश में जो काम करना चाहता था, जो काम करना चाहते थे, उनके अंदर एक फितरत थी कलकत्ता जाने की। बिल्कुल। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड डेवलप होता है वो मुंबई में डेवलप होता है। तो वरुण, इसके पीछे क्या रीज़न है कि कलकत्ता ना होके मुंबई अंडरवर्ल्ड के रूप में डेवलप हुआ? राहुल जी, आप इस तरह से मुंबई को देखिएगा कि जो मुंबई है वो हमेशा से माइग्रेंट्स के लिए एक चुंबक की तरह रही है, वो एक मैग्नेट फॉर माइग्रेंट रही है। चाहे आप प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड देखिए, अरब्स आए पहले, उसके बाद पोर्चुगीज आए जो बाद में रोमन कैथलिक्स भी बन गए। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसा कि आपने बताया 1947 के बाद कैसे मुंबई में ही सब लोग गए, तो आपने एक फेज सुना होगा, एक कोट है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है लेकिन वो अपराध का पिता भी हो सकती है। यही चीज़ यहाँ पे उन माइग्रेंट्स के साथ में भी हुई। कई सारे लोग भारत के थे, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के, आपके मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, जो कि लोग जाके मुंबई में बस गए। करीबन बताया जाता है कि 40% पॉपुलेशन मुंबई की ऐसी थी उस समय पे, जो जिनका हिस्सा, जो माइग्रेंट्स ही उनका हिस्सा थे, मतलब टोटल पॉपुलेशन का। तो ये लोग जब वहाँ पे जाके बसे, इसके बाद में क्योंकि बॉम्बे एमर्ज हो रहा था एक पोर्ट की तरह, भारत के एक तरह से ट्रेडिंग हब बन रहा था। और उस समय पे आपको याद होगा कि अंग्रेज जो थे वो कस्टम ड्यूटी लिया करते थे, जो भी कंसाइनमेंट आते हैं डॉक्स पे, बॉम्बे डॉक्स पे। तो यहाँ से वो चीज़ शुरू हुई कि कैसे कस्टम ड्यूटी को चोरी किया जाए, किस तरह से कमीशन अपना कमाया जाए। तो इस तरह से वहाँ पे एक इलीगल ट्रेडिंग शुरू हो गई। इलीगल आप कहेंगे कि पोर्ट से जो बिजनेस था, जो बॉम्बे डॉक से शुरू हुआ, मेन जो अंडरवर्ल्ड का, एक तरह से अंडरवर्ल्ड नहीं कहा जाएगा उसको, जो गैंग्स थे वो वहाँ से जो शुरू हुई, वो चीज़ शुरू हुई। लेकिन इसके बाद ही जो माइग्रेंट्स आए हुए थे, इन लोगों ने कई सारे अपने ग्रुप्स बना लिए। इलाहाबाद के जो गैंग थे, उन लोगों ने इलाहाबादी गैंग नाम से अपना एक ग्रुप बनाया। उसके बाद रामपुर से जो लोग आए थे, आपने सुना होगा रामपुरी चाकू। ये रामपुरी चाकू उसी समय का आविष्कार है एक तरह से, वो जो 47 के बाद का जो पहला दौर चल रहा था अंडरवर्ल्ड का, तो मुंबई क्रिमिनल्स का, तो वहाँ से वो रामपुरी चाकू निकला था। और फिर रात को मुसाफिरों को ठगना और ये सब चीज़ें वहाँ से शुरू हो गई। आपने रामपुरी चाकू के बारे में एक बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया। रामपुरी चाकू जो है एक्चुअल में कैसे जानी जाती है। तो वरुण, जैसा आपने कहा कि जो माइग्रेंट्स थे यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ से थे, लेकिन जो एक्चुअल में जो अंडरवर्ल्ड फॉर्म होता है जी। वो वरदराजन हो गए, हाजी मस्तान, तो ये तो साउथ इंडियन थे। तो ये साउथ इंडियन का दबदबा कैसे हो गया जब माइग्रेंट्स जो है आपके नॉर्थ इंडिया के थे? बेसिकली ये जो लोग आए थे, जो माइग्रेंट्स थे, जिन लोगों ने अपने रामपुरी गैंग बनाया, इलाहाबादी गैंग बनाया, एक जॉनी गैंग था, ईसाई गैंग एक हुआ करता था, लेकिन ये अभी तक अंडरवर्ल्ड नहीं था। अंडरवर्ल्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि अ नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब एक ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस कई सारे, जिसमें गैंग्स काम करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या है कि जो लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस करते हैं अपने प्रॉफिट एंड पावर के लिए,
वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम ये इस समय तक मुंबई में आया नहीं था, अंडरवर्ल्ड अभी तक बना नहीं था। ये छोटे छोटे गैंग्स थे जो अपना काम कर रहे थे अलग अलग हिस्सों में मुंबई के अंदर। जिनकी बात बात आपने करी है कि साउथ से जो लोग आए, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदालिर, इन दोनों के बारे में आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही तमिलनाडु से आते हैं। दोनों का जन्म 1926 में हुआ। इसके बाद मुंबई आने के बाद में करीबन 1934 में 8 साल की उम्र में हाजी मस्तान मुंबई आए, और वरदराजन उनके कुछ सालों बाद ही मुंबई आए। लेकिन आप ये देखिए कि 15 साल की उम्र तक मस्तान ने एक मैकेनिक के तौर पर अपने पिता के साथ में काम किया। वरदराजन जब जब मुंबई आए तो उन्होंने एक फ़ोटो स्टूडियो में एक सर्वेंट की तरह काम किया। लेकिन इसके बाद इन दोनों का सेम प्रोफेशन बना, किस तरह से कि हाजी मस्तान ने बॉम्बे डॉक्स पर कुली का काम करना शुरू किया, और वरदराजन ने बीटी टर्मिनस पर, विक्टोरिया टर्मिनस पर, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पे कुली का काम करना शुरू किया। इन दोनों में कई सारी सिमिलरिटीज़ रही हैं। तो ये दोनों वहाँ से आए। बेसिकली हुआ क्या था कि बॉम्बे डॉक्स पे उस समय, जो आप एक तरह से देखेंगे कि 1949 में एक प्रोहिबिशन एक्ट आया था, प्रोहिबिशन पॉलिसी आई थी, मोरारजी देसाई ने उसको किया था। मेरा मानना है कि 52 में वो बने थे, लेकिन पॉलिसी 1949 में बन चुकी थी। तो प्रोहिबिशन पॉलिसी में अल्कोहल को प्रोहिबिशन कर दिया गया था उसको, तो अवैध शराब का धंधा वहाँ से शुरू हो गया। उसमें वरदराजन मुदालिर आ गए थे सामने। इसके साथ में यहाँ पे क्या हुआ था, एक और चीज़ जो हुई थी, जो हाजी मस्तान ने जिसमें जो काम किया है 1947 के पार्टीशन के बाद में, जब भारत का पार्टीशन भी हो गया था और भारत को आज़ादी भी मिली थी, इसके बाद में हुआ क्या था कि गोल्ड की और फॉरेन करेंसी की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। और इसके चलते जो विदेशों से इलीगल गुड्स की जो सप्लाई थी वो भी भारत में बढ़ चुकी थी। डॉक्स पे कंसाइनमेंट आते थे, वहाँ से उनको इलीगली पहुँचाया जाता था। गोल्ड के बिस्किट्स उसमें हुआ करते थे, आपके करेंसीज हुआ करती थी, वॉचेज़ हुआ करती थी। इन सब चीज़ों का जो इलीगल ट्रेड था गुड्स का, वो मस्तान ने चालू किया। लेकिन आपको याद होगा, आपने करीम लाला का नाम सुना होगा। करीम लाला एक और डॉन थे इसी समय के। ये फर्स्ट फेज था, पूरा ये फर्स्ट फेज था अंडरवर्ल्ड का, जिन्होंने करीबन 4 दशकों तक 1940 1944 से लेके आपके 1980s तक, तो 80 के एंड तक 79 तक इन लोगों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया है। तो यहाँ से अंडरवर्ल्ड इवॉल्व होना शुरू हो चुका था, क्योंकि एक तरफ वरदराजन, एक तरफ हाजी मस्तान, दो अलग अलग लोग इवॉल्व हो रहे थे, अपना अंडरवर्ल्ड चला रहे थे। एक तरफ थे करीम लाला। करीम लाला की जो फैमिली थी, उनके बारे में आपको बता दूं कि 1920s में उनकी फैमिली अफगानिस्तान से आ चुकी थी यहाँ पे। पश्तून हुआ करते थे वो, और पश्तून बोलते थे। तो ये यहाँ पे जब आए तो इन लोगों ने बॉम्बे डॉक्स पे अपना पूरा ग्रैब करके रखा था उसको, करीम लाला के। वरुण, करीम लाला जी, पठान गैंग यही है? पठान गैंग यही है। पठान गैंग करीम लाला से ही शुरू हुआ था। बाद में जब करीम लाला की उम्र आगे, वो उम्र दराज हुए, तो उन्होंने अपना जो पूरा कारोबार था वो अपने भतीजे समद खान को दिया। पठान गैंग आगे समद खान ने चलाया, बाद में दाऊद डी कंपनी के साथ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पठान गैंग ने भी यहाँ से जो शुरुआत करी थी करीम लाला ने, उसमें उन्होंने 2-3 और ऐसे बिजनेस जोड़ दिए थे, जिसमें ये पूरा फ्री अंडरवर्ल्ड जो एक नेक्सस होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, वो आ गया था। एक्सटॉर्शन जोड़ा उन्होंने, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोड़ी। इसके साथ में उन्होंने क्या जोड़ा इसमें, फिल्म फाइनेंसिंग। हम्म। फिल्म जगत को भी आगे जाके इसमें लाने वाले करीम लाला, हाजी मस्तान, यही दो प्लेयर्स थे। क्योंकि वरदराजन हमेशा से अपने, एक तो उनका अवैध शराब का कारोबार, और दूसरा एक गैम्बलिंग सिस्टम चलता था मटका के नाम से। आपने मटका का नाम सुना होगा। मटका न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से जो रेट आता था कॉटन का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टेली प्रिंटर के जरिए, उसके स्टार्टिंग और एंड के रेट को उस पर सट्टा लगाया जाता था। तो वो होता है मटका। तो मटका यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया। वो इसको जो होल्ड करके रखा था वो वरदराजन ने रखा था। इसके अलावा वरदराजन के बारे में एक और चीज़ है कि हाजी मस्तान, क्योंकि उनका एक सिंपल पॉलिसी थी कि वो अपने उसूलों से चलेंगे और अंधा पैसा कमाएंगे। सीधी सिंपल उनकी फिलॉसफी ये थी कि उनको पैसा कमाना है। मस्तान के नाम से आप ये देखिए कि उन्होंने गोल्ड की स्मगलिंग की, लेकिन भारत में उनको ये पता था कि भारत से वो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में वो चांदी भिजवा सकते हैं। तो वो यहाँ से चांदी भी वहाँ पे भिजवाते थे, वहाँ से गोल्ड की यहाँ पे स्मगलिंग करते थे, लेकिन भारत से चांदी की वहाँ पे स्मगलिंग होती थी। उसको मस्तान की चांदी कहा जाता था। तो ये भी चीज़ वहाँ पे सामने आती है। तो इस तरह की चीज़ें हाजी मस्तान अपनी कर रहे थे। लेकिन वरदराजन जो थे, उन्होंने एक बेल्ट अपना बना लिया था साउथ के लोगों के बीच में। उन्होंने एक ऐसी पैठ बनाई हुई थी कि साउथ इंडियन जो स्टेट से जो लोग मुंबई में आते थे, वो लोग उन्हीं के साथ में रहते थे वहाँ। मतलब वो उनको, उन्होंने धारावी को, एक तरह से आप जो धारावी नाम सुनते हैं, धारावी जो जगह है, उसको बसाया ही वरदराजन ने। तो ये लोग इस तरह से एक साथ उठ रहे थे। और लेकिन ये दोनों साथ में आते हैं, उसकी एक बहुत अलग स्टोरी है। आप अगर आगे पूछेंगे तो मैं उसके बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। और इस यहाँ से दो सवाल निकलते हैं, जो जी, तीनों के नाम हमने लिए, पठान गैंग, वरदराजन
और हाजी मस्तान। जी। तो ये लोग क्या राइवल्स थे या किसी फेस पे जो है ये फ्रेंड की तरह भी रहे? तो अगर ये स्टोरी कैसी है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और ये जानना ज़रूरी है लोगों को भी, जो अंडरवर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ खून खराबा होता है, क्राइम होता है, गैंग वॉर्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हाजी मस्तान, वरदराजन मुदालियर, करीम लाला, इन लोगों के बीच में कभी गैंग वॉर नहीं हुए। हम्म। ये लोग कभी भी, इनके बीच में गैंग वॉर नहीं हुआ। ये एक वो लोग थे जो कि आपस में भी अपनी सुलह करके रखते थे, आपस में भी संबंध बना के सही रखते थे, और ये पुलिस के साथ में भी अच्छे संबंध बना के रखते थे। ये वो वाला दौर था अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड का दौर, ये जो गैंग वॉर का था, वो लेट 70s में शुरू हुआ है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, आपने जो क्वेश्चन मेरे से सवाल जो किया था। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमने बात करी हाजी मस्तान की, पठान गैंग की, वरदराजन की, तो क्या ये लोग जैसा कि आपने बता दिए राइवल्स तो नहीं थे? जी जी, बिल्कुल। और जो उस टाइम चलता था काफ़ी मतलब खून खराबा कम हुआ जैसा कि आपने कहा। मैं जानना चाहता हूँ क्या कभी इन्होंने आपस में कोलैबोरेट भी किया था, साथ में मिलके भी काम किया था? जी, इसकी एक अच्छी स्टोरी है कि करीम लाला बॉम्बे डॉक्स पे ही काम करते थे। हाजी मस्तान भी शुरुआत में वहाँ पे कुली थे, बॉम्बे डॉक्स पे, और उसके बाद उन्होंने अपना आगे कारोबार बढ़ाया है। तो ये दोनों तो साथ में आ चुके थे पहले ही, लेकिन वरदराजन के साथ में, क्योंकि हाजी मस्तान को बाहुबल की ज़रूरत थी एक समय पर आने के बाद, जब ये मस्तान की चांदी, जो चांदी सिल्वर जो था वो भारत से जो मिडल दुबई। ईस्ट जाता था, हाँ। तो उसके लिए यहाँ पे मस्तान की चांदी, जब ये सब सिनेरियो बन गया था, बहुत अच्छा इन्होंने पैसा कमा लिया यहाँ पे, इनको बाहुबल की ज़रूरत थी। हुआ ये था कि एक कंसाइनमेंट आया था। वरदराजन मुदालियर क्योंकि अब कंसाइनमेंट की चोरी के धंधे में भी उतर चुके थे, यहाँ पे डॉक्स पे जो कंसाइनमेंट आते थे उनको ले जाया जाता था, उनको चोरी कर लिया था। तो ऐसा ये कंसाइनमेंट बताया जाता है कि एक कोई सरकारी कंसाइनमेंट था किसी बड़े नेता का, उसकी चोरी हो गई। और उसको चोरी जब कर लिया तो पुलिस क्योंकि सख्त हो गई उस टाइम पे, तो वर्दा को जेल में डाल दिया गया। हम्म। उस टाइम पे वर्दा और राजन फंसे थे, और तब ये था कि पुलिस वाले क्योंकि पूरा हाजी मस्तान को जानते हैं, तो ये एक वाक्य बताया जाता है कि आधी रात को मस्तान पहुंचे जेल में, उसके बाद उन्होंने अपनी वो 555 जो उनकी सिगरेट हुआ करती थी उसको जलाया, और सफ़ेद कुर्ते में एक तरफ मस्तान थे, दूसरी तरफ आ, लुंगी पहने हुए। लुंगी पहन के और बनियान पहन के यहाँ पे वरदराजन खड़े हुए थे। तो इनको यहाँ पे इनको थर्ड डिग्री देने से बचाया, पुलिस इनसे इंटेरोगेशन ज़्यादा सख्ती से ना करे, इसके लिए बचाया, यहाँ से उनको निकलवाया उस जेल से, केस क्लियर करवाया। तो ये मस्तान ने करवाया था, क्यों? क्योंकि मस्तान को चाहिए था एक बाहुबल, और धारावी वाले जो एरिया जो था, जहाँ पे पैठ थी, जहाँ पे पकड़ थी, साउथ के कई सारे लोग वर्दा के कहने पर कुछ भी कर सकते थे। ऐसे कई सारे लोग धारावी में बस चुके थे, उन्होंने वहाँ बसा दिए थे। अवैध शराब के उनके डेंस थे कई सारे, अवैध शराब का आप कहेंगे कि उन्होंने बड़ा कारोबार कर लिया था। तो यहाँ से इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है, जब पहली बार मस्तान ने एक हेल्प की मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाहुबल की। तो यहाँ से फिर मस्तान और वरदराजन एक साथ आ जाते हैं। तो जब वर्दा और हाजी मस्तान एक साथ आ रहे हैं तो उस टाइम पठान गैंग क्या कर रहा था? पठान गैंग में आपको बताया मैंने कि इन लोगों के बीच में कभी कोई ऐसी आपसी रंजिश कभी हुई नहीं। सभी लोग अपना काम करना चाहते थे, सब अपना काम कर रहे थे। कोई इलीगली, ये जो सारे काम थे इलीगल हैं, सबको पता था। लेकिन इन्हें, ये लोग पुलिस के साथ में भी अपना संबंध बना के ठीक रख रहे थे, और आपसदारी में भी इनके संबंध ठीक तरह से चल रहे थे। तो आपसी में कभी इनकी रंजिश नहीं हुई। हुआ क्या था कि जब ये गैंग वॉर का जिक्र आता है 1970s में, वो इस तरह से आया था कि एक यूसुफ पटेल नाम का एक स्मगलर हुआ करता था बॉम्बे डॉक्स पे ही। उसने गोल्ड स्मगलिंग के चलते ही एक कंसाइनमेंट जो था हाजी मस्तान का था, उसके चक्कर में यहाँ पे हाजी मस्तान ने पहली बार अटैक करवाया था यूसुफ पटेल पे 1970s के एंड के ईयर्स में। तो वहाँ पे जब वो पहला अटैक था यूसुफ पटेल के ऊपर, जिसमें वो बच गया था, लेकिन वहाँ से दो गैंग के बीच में जो गैंग वॉर जिसे कहते हैं, जिसको आज ये जो सिलसिला चला आ रहा था, वो 1970s के एंड में ये पहला गैंग वॉर था, जब ये अटैक प्रॉपरली कराया था हाजी मस्तान ने, और फिर यूसुफ पटेल उसमें बच के भागा था। तो वरुण ये तो मतलब इक्का दुक्का इंस्टेंस हो गया जहाँ पे गन्स और ब्लडशेड हुआ। तो जैसा आप बता रहे हो कि बहुत ही सलीके के साथ ये लोग काम करते थे, मतलब एकदम बांट के, ये तुम्हारा धंधा है, ये मेरा धंधा है, तुम अपने में रहो, ये तुम्हारा एरिया है। बिल्कुल। तो रीज़न क्या था ये सब, मतलब अचानक से डिसअपियर क्यों हो गया? जब इस तरीके से लोग सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे तो डिसअपियर होने का रीज़न क्या है? देखिए, ये सभी लोग, जैसा मैंने आपको बताया, 1926 का बॉन्ड था मस्तान का, वर्दा का। करीम लाला 20s में, 1920s में आ चुके थे, वो इनसे भी बड़े थे। सीन ये था कि एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इनकी एज उस समय तक आ चुकी थी 1979 और 1980 के टाइम तक। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो नए गैंगस्टर्स आ रहे थे, वो गैंगस्टर्स थे पहले से भी, 1971 से 72 से आ चुके थे सीन में, इस क्राइम सीन में, लेकिन वो लोग अब बढ़ना शुरू हो रहे थे।
उनमें आप जो आज के बड़े नाम देखते हैं, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, आप तो कई नाम ऐसे सुनते हैं कि जो चले गए, जिनका एनकाउंटर हो गया, मनिया सुरभि, माया डोलस। माया डोलस तो खैर बहुत बात के थे, मनिया सुरभि हो गए आपके, अरुण गवली। तो ये सब वो लोग थे जो कि उस समय बढ़ना शुरू हो रहे थे। तो इनकी वजह से एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बेसिकली हुआ क्या था कि हाजी मस्तान जो थे उनका काम अपना अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली उसके बाद 75 की बात बताते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में आ गए, एक सोशल वर्कर बन गए अपनी उम्र के साथ। इसके बाद में इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार के बीच में इमरजेंसी जब थी, तो उस समय कई सारे लोगों को जेल में डाला गया, उसमें हाजी मस्तान भी एक थे। बॉम्बे का, मुंबई का एक बड़ा नाम था। इनको भी जेल में डाला गया उस समय। लोकनायक जो जिन्हें कहा जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण, उनसे बताया जाता है एक किस्सा कि ये जेल में मिले, उनकी मुलाकात हुई और वो जेपी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसके बाद में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि मैं बाहर आके पॉलिटिक्स करूँगा, मैं पॉलिटिक्स में ही जाऊँगा, राजनीति करूँगा। उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, मुझे जहाँ तक नाम याद आ रहा है, दलित मुस्लिम महासंघ। तो इस नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। ये हुआ हाजी मस्तान का वो पूरी। लेकिन उसके बाद भी हाजी मस्तान उस समय भी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, 1975 से 1980 के बीच की बात। और इस इन सालों में भी जब वो एक्टिव रहे अंडरवर्ल्ड में, तो वो किस तरह से एक्टिव रहे थे कि वो सुलह कराते थे लोगों के बीच में। जो पठान गैंग है, जो बाद में आगे दाऊद का गैंग आया, साबिर इब्राहिम कासकर का, दाऊद के बड़े भाई का, इन लोगों के बीच में सुलह कराना, एक एज अ पीस मेकर की तरह वो काम करते थे, जो भी इस तरह के जो मुस्लिम गैंग्स थे उनके लिए। दूसरी चीज़ आप देखें कि वर्दा राजन की अगर हम बात करें, तो वर्दा राजन का काम करीबन 1980s तक चला, 81 82 तक चला। 82 में बताया जाता है कि एक ऐसे आईपीएस आए थे, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन एक ऐसे आईपीएस आए मुंबई में उस समय, कि जिन्होंने वरदराजन के सारे इलीगल लिकर के जो डेंस थे, जो भी उनके अवैध शराब के धंधे थे, उन्हें बंद करवाया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया। पकड़ पकड़ के उस समय एनकाउंटर हुए हैं, गुपचुप तरीके से एनकाउंटर किए गए कई सारे वरदराजन गैंग के जो क्रिमिनल्स थे, जो गैंगस्टर्स थे, गुर्गे थे उनके, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। क्योंकि वर्दा की वजह से कई बार उस आईपीएस का ट्रांसफ़र किया गया था पहले। तो ये भी एक चीज़ सामने आती है कि 83 में वर्दा राजन सडनली मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए तमिलनाडु चले गए। तो ये चीज़ यहाँ से सामने आती है, क्योंकि वो अपना शराब का धंधा अच्छा खासा उनका चल रहा था उस समय भी वहाँ पे। करीम लाला का बताया जाता है कि उन्होंने अपना पूरा अपना जो होटल और उनका ट्रैवल का जो बिजनेस था, वो उसको आगे जाके संभालने लगे, और अपना जो उनका कारोबार था उन्होंने समद खान को दे दिया, अपने भतीजे को। इस तरह से ये लोग खत्म हो गए, क्योंकि नए गैंगस्टर्स जो थे उनका उदय यहाँ पे शुरू हो चुका था, वो लोग आना शुरू हो चुके थे। तो वरुण, जो नए गैंगस्टर्स आ रहे थे उस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जिन नामों को आपने लिया। तो उनके आने का रीज़न मैं जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था, नेसेसिटी कैन ऑल्सो बी फादर ऑफ ऑल द क्राइम्स। तो क्या यहाँ पे भी नेसेसिटी थी, या फिर वो जो कल्चर चला आ रहा था, लोगों ने नाम सुना था हाजी मस्तान, वरदराजन, तो लोगों में कई बार जब आप देखते हो इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपने पावर देखी, बिल्कुल आपने बिल्कुल रुतबा देखा। बिल्कुल। तो इसमें नेसेसिटी एक बड़ा फैक्टर था, जो नए डॉन या जो नए गुंडे राइज कर रहे थे, या फिर इन्फ्लुएंस जो आप कहते हो कि आप इन्फ्लुएंस हो गए उससे, तो बड़ा रीजन क्या जी, था मैं इसमें? पर्सनली इसके बारे में मानता हूँ कि ये इन्फ्लुएंस था। नेसेसिटी तो इस तरह से थी कि वो लोग, जो लोग जिनके आप आज नाम सुनते हैं, जो लोग उस समय से उठे, साबिर इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम कासकर, वाशु दादा, तो आप जिन भी ऐसे लोगों के नाम सुनते हैं जो उस समय के डॉन रहे, जो 70 के लेट 70s में उठे हैं, तो इन लोगों ने, एक तो ये वही लोग हैं जो उन एरियाज से आते हैं। दाऊद की अगर हम बात करें, तो दाऊद डोंगरी से आता है। दाऊद के घर में उनके जो बड़े भाई थे वो पहले से इसमें लाइन में, क्रिमिनल लाइन में उतर चुके थे। ठीक है, उसके बाद बचपन से ही पढ़ाई में मन भी नहीं था। उसके बाद वो कई छोटे छोटे, कहीं पे कुछ फ्रॉड कर देना, कहीं से कुछ चीज़ चुरा लेना, ये चीज़ें चलती रहीं। स्कूल छोड़ दिया, इसके बाद में कुछ किसी का गैंग ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने एक तो इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि पैसा दिख रहा है, ग्लैमर दिख रहा है उसमें, दिख रहा है कि वो लोग, एक तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लोगों के पास, और दूसरी तरफ एक पुअर लोकेलिटी है जहाँ पे लोगों के पास में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जब दिखती हैं, तो इन्फ्लुएंशियल इसमें चीज़ भी आती है, एक नेसेसिटी की चीज़ भी आ जाती है कि अपना गुजारा करना है, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये करेंगे। तो वरुण, जो आपने अभी जितना भी हमारा पॉडकास्ट रहा है, इसमें एक नाम जो है उछल उछल के आ रहा है, वो दाऊद इब्राहिम का। तो दाऊद इब्राहिम का ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इतना डिफरेंट बनाती है कि ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो पर्सन है, जो इसका पर्सोना है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है? मतलब इसके किस्से जो है आज भी सुने और सुनाए जाते हैं, दो इनग्लोरियस वे में, बट आज भी जो है इसको एक याद किया जाता है। दाऊद को पर्सनली अगर मैं मानूँ, तो ये मीडिया ने एक तरह से दाऊद को ग्लोरीफाई किया है हमेशा। और दाऊद का एक खुद का एक करिश्मा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जो एक डॉन को आप जो पिक्चरों में देखते हैं,
तो आप सेम उसको उसमें देख सकते हैं। एक काले कलर का चश्मा लगाए हुए, हाथ में सिगरेट लिए हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए डॉन, और इस तरह के जो शख्स होते हैं, तो उस तरह का एक जो पर्सनालिटी है, उस तरह से आगे उसको दिखाया गया। ऊपर से उसके बाद में बॉलीवुड के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर क्रिकेट चलता है, क्राइम चलता है और सिनेमा चलता है। तो इसमें आप सिनेमा के साथ भी दाऊद का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, क्रिकेट के साथ भी दाऊद का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, और क्राइम में तो दाऊद का इन्वॉल्वमेंट था ही। ये चीज़ें जो हैं, इनकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि मीडिया ने और लोगों को भी एक क्यूरियोसिटी होती है, तो उसने दाऊद का एक वो पर्सनैलिटी अलग बना दी। चलिए वरुण, चलिए ये चीज़ मान लेते हैं कि जो सिनेमा है, जो पॉपुलर मीडिया है, उसने दाऊद के फिगर को एक तरीके से जिंदा रखा है, चाहे टीआरपी के लिए रखा हो, चाहे बॉलीवुड के बिजनेस के लिए रखा हो। लेकिन दाऊद की जो फैमिली आती है, इसके फादर के बारे में कहते हैं, जो इनके पिता था जो इसका, तो उसको कहते हैं ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में। तो वहां से फिर दाऊद दाऊद कैसे बन गया? बिल्कुल आपने सही बात कही। जो दाऊद के पिता थे, अ, वो सीआईडी में कांस्टेबल थे उस समय पे। तो सीआईडी मुंबई में कांस्टेबल हुआ करते थे। लेकिन आपको मैंने वही चीज़ बताई कि दाऊद ने बचपन से ही वो एक इस तरह का बच्चा था कि जो मतलब पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनफैक्ट उसने बीच में अपना स्कूल ही छोड़ दिया था, पढ़ाई बीच में छूट चुकी थी। और बचपन से ही वो जो अपने आसपास डोंगरी के उस इलाके में, जहाँ पे हाजी मस्तान जैसे जो एक सरगना स्मगलर, बड़े स्मगलर, उनको देख रहा था। उसके बाद जो उसकी उम्र से थोड़े ही कुछ बड़े उम्र के लोग थे, बाशु दादा जैसे, इन लोगों को देख रहा था कि वो लोग अच्छा अपना सेटअप करके बैठे हैं, और ऊपर से उसका खुद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम कासकर। तो उनको जब ये देख रहा था दाऊद, तो इस समय ये अपने आप ही इन्फ्लुएंस होता गया। उसके बाद में वो इन चीज़ों में उतर गया आगे। तो वासुदादा और दाऊद में क्या कभी उठापटक हुई थी या कैसे, ये शायद दाऊद ने शुरुआती दौर में, अगर कहा जाए कि दाऊद ने किससे स्मगलिंग सीखी है, अगर ये चीज़ आप कहेंगे, वो वासु दादा का ये है कि वासु दादा एक बहुत ही बड़ा स्मगलर हुआ करता था। हाजी मस्तान ग्रुप के साथ में काम करते थे। हाजी मस्तान के लिए बॉम्बे डॉक्स पे भी उनके कई सारे काम चलते थे। और एक काफ़ी अच्छी शख्सियत का पर्सनालिटी, जो फिजिक वाइज अगर देखा जाए तो वो थी उनकी। तो फिजिक काफ़ी अच्छी थी। उनके साथ वासुदादा के साथ में गोल्ड स्मगलिंग का दाऊद काम करता था, एक तरह से उनका गुर्गा था। तो स्टार्टिंग की जो चीज़ें उसने सीखी हैं दाऊद इब्राहिम ने, वो वासुदादा से ही सीखी हैं। तो वो चीज़ वहाँ से आती है। लेकिन बीच में, जैसा कि आपने कहा, ये लोग, इनके बीच में कुछ टकराव हुआ, बिल्कुल ज़रूर हुआ। क्योंकि एक बार की बात बताई जाती है कि दाऊद इब्राहिम ने वासुदादा की परमिशन के बिना एक गोल्ड स्मगलिंग का कंसाइनमेंट था, जिसको उनकी परमिशन के बिना उठाया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वासुदादा का ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने भरी सभा में सबके सामने दाऊद को थप्पड़ मार दिया। उसको जब थप्पड़ पड़ा, उसने वहाँ से हट के उसके पिताजी की भी एक बार इंसल्ट कर चुके थे। तो ये भी चीज़ें जब सामने आती हैं, तो इसके बाद दाऊद ने यहाँ से अपना एक हटकर, वहाँ से एक अलग गैंग तो नहीं बनाया, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ में ही उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग वासुदादा से ही दाऊद इब्राहिम की। स्टार्टिंग वासुदादा से करी थी। अच्छा वरुण, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं जो डॉन लोग, या जैसा इनका पिक्चराइजेशन रहता है, ईगो का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। जैसे आपने बोला कि वासुदादा के साथ थप्पड़ मार दिया है, उसके फादर की इंसल्ट कर दी थी। तो जो आगे आने वाली गैंग रहेगी, उसमें ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है मेरे ख्याल से। जो भी घटनाएं घटेंगी वो ईगो के आसपास रिवॉल्व करती हैं, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं। क्या सही है बिल्कुल वो? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप ये देखिए, ईगो और रिवेंज हम्म। आपस में, अंडरवर्ल्ड में और क्राइम की दुनिया में बहुत हद तक मिले जुले दो चीज़ें हैं। जो कि ईगो अगर आया है बीच में, तो उसके बाद वो क्राइम हुआ है, फिर क्राइम का बदला हुआ है। तो रिवेंज ईगो एक साथ चल रहा है अंडरवर्ल्ड के अंदर, और ये बहुत समय से चल रहा है। चाहे आप छोटा राजन और दाऊद की बात ले लीजिए, एक समय पर इतने क्लोज दोस्त, जो कि अलग कभी हो ही नहीं सकते थे, जिन्होंने एक साथ ही पूरी डी कंपनी को खड़ा किया। लेकिन जे जे हॉस्पिटल का कांड एक आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो इस तरह के कुछ कांड होते हैं जहाँ पे राजन की वजह से दाऊद का ईगो हर्ट होता है। दाऊद राजन को मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद में वरुण, आते हैं इन कहानियों पे आते हैं। जी तो मतलब कि ईगो एक फैक्टर प्ले करता है, और ईगो ने एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया दाऊद के राइज होने में। तो दाऊद ने चीज़ों को, जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। दाऊद ने फिर अपनी टीम बनाई कैसे, ये बना कैसे दाऊद? दाऊद तो इस तरीके से कि दाऊद के लिए अगर फैक्टर्स आप देखें ना, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर के जिन्होंने दाऊद को दाऊद बनाया है। बेसिकली सबसे पहला, कि जो आपका पहला गुरु होता है एक तरह से, बाशु दादा। बहुत बड़ा स्मगलर था उस समय का, हाजी मस्तान के का एक टॉप
मेन बंदा, जो कि बॉम्बे डॉक्स पे काम करता था, गोल्ड स्मगलर था। इसके बाद में एक जर्नलिस्ट, एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे, नतीक इकबाल, हम्म। या इकबाल नतीक उनका नाम था। दाऊद और साबिर इब्राहिम खास करके बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे इन दोनों भाइयों के। पठान गैंग क्योंकि हमेशा से राइवल बना हुआ था, क्योंकि दोनों ही डोंगरी के गैंग्स थे। दाऊद का, साबिर का जो गैंग था, पठान गैंग था, दोनों ही डोंगरी भी उनका एक कॉमन एरिया आता था, तो वहाँ पे टसल चलता था दोनों का। पठान गैंग को जब इकबाल के बारे में पता चला, नतीक इकबाल के बारे में, जो क्राइम रिपोर्टर थे, डोंगरी में ही उनका बीटी क्वार्टर में उनका वहाँ पे दफ्तर हुआ करता था, तो वहाँ पे ये लोग, पठान गैंग जाता है, और जब उनको पता चला कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर इनका साथ देता है, उन्होंने उन इकबाल को जाके उसका मर्डर कर दिया पठान गैंग ने। इसके चलते सईद बाटला जो था पठान गैंग का, दाऊद इब्राहिम का अस्कर ने और साबिर ने उसको सबसे पहले टारगेट किया था, उसको मारा था। जब इसको मारा गया तो पठान गैंग जब प्रॉपरली दाऊद के पीछे पड़ चुका था, उस समय पे एक और शख्स सामने आता है, खालिद पहलवान नाम का। खालिद पहलवान को दाऊद का गुरु कहा जाता है। वो उसके साथ में भी रहता था, उसको गाइड भी करता था कई जगह पे, और इनफैक्ट बताया जाता है कि आगे जाके भी जब दुबई भी पहुंच गए थे तो उसके बाद भी खालिद पहलवान अच्छा दाऊद को गाइड करता हुआ आया है। तो ये लंबे समय तक इनकी जो एक तरह से संबंध है वो अभी तक बना हुआ है। तो ये चीज़ कहते हैं। तो खालिद पहलवान जो था वो पहला शख्स था जिसने दाऊद के लिए खुद के ऊपर गोली खाई थी, जब पठान गैंग उस पर अटैक कर रहा था। तो ये खालिद पहलवान एक कैरेक्टर हो गया। उसके बाद साबिर इब्राहिम कासका, दाऊद का खुद का भाई, उसको लोग हमेशा से ऐसे मिले। और दूसरी चीज़, उसका एक खुद की पर्सनैलिटी की चीज़ है कि वो जानता है कि कहाँ से कब निकलना है, किसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आप अगर ये देखिए कि 86 में जब समद खान का मर्डर किया, जब हत्या की डी कंपनी ने, दाऊद ने करवाई जब, तो इसके बाद में पूरी की पूरी मुंबई पुलिस, 86 का वो दौर आ चुका था जब दाऊद के पीछे पड़ चुकी थी। उस टाइम उसने एग्जैक्ट डिसीजन लिया कि अब मुझे भारत छोड़ देना है, अब मुझे मुंबई से हमेशा के लिए चले जाना है। तो वो उसको पता है कि उसको किस टाइम पे क्या चीज़ करनी थी। तो वो उसके डिसीजंस भी बहुत अच्छे इन चीज़ों में। एक तरह से उसका जो माइंड था वो इस तरह का था कि वो जानता था कि उसको किस समय क्या करना है और किन लोगों को यूज़ करना है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो मैं मानता हूँ वो ये है, दाऊद इब्राहिम के राइज में, राइज कह लीजिए, या उसको एक झटका कब जब किसी को लगता है, तब भी आदमी बहुत उभर के सामने आता है, निखर के सामने आता है। ये था कि जब दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर की मौत हो जाती, जब उसकी हत्या कर दी गई थी, तो प्रभा देवी इलाके में जब पठान गैंग ने, बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मनिया सुरभि के साथ में मिल के हत्या की थी। इसमें ज़्यादा पुख्ता जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है उसके बारे में, लेकिन ऐसा बताया जाता है क्योंकि कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये फिक्स है कि पठान गैंग ने साबिर इब्राहिम कासकर को, एक लंबी कहानी है वो, उसके चलते यहाँ पे प्रभा देवी इलाके के पेट्रोल पंप पर उसकी हत्या कर दी थी। वो दिन था जिसके बाद दाऊद इब्राहिम टोटली चेंज हो गया। उसने पूरी तरह से ये ठान लिया था कि वो अपना एक भी जो राइवल गैंग है, सबसे पहले पठान, उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद बाकी जो राइवल गैंग है, उनको सामने रहने नहीं देगा। तो उसने दाऊद को एक तरह से दाऊद बनाया है। और शायद थोड़ा बहुत इसमें मैं तो किस्मत को ही मानता हूँ, जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जी तो जितना मुझे लगता है कि जितने भी इसके जो इनके शूट आउट्स होते हैं या जो होती है, हर बार बच के कहीं ना कहीं से दाऊद निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत एक बड़ा रोल प्ले करती है इन चीज़ों में, कि जब आप किसी गैंग वॉर के सडन बीच में हैं और उसके बाद आप वहाँ से बच के निकल रहे हैं। तो वरुण, जैसा कि आप बता रहे हो, दाऊद पठान गैंग से लड़ रहा है, कम्युनिटी वाइज तो सेम ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो दाऊद की गैंग रहती है, एक दौर आता है जब कम्युनली स्प्लिट हो जाता है। तो क्या हम्म। वो ये जो बाबरी मॉस्क अयोध्या वाला जो इशू था और उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये वो वाला दौर था, या जो ये कम्युनल डिवाइड था अंडरवर्ल्ड में, हो सकता है, पता नहीं है, उसके पहले से चलता आ रहा नहीं, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो अंडरवर्ल्ड में एक तरह से जब 60s के बाद जो अंडरवर्ल्ड प्रॉपरली इवॉल्व हो चुका था, जहाँ पे वर्दा भी था, हाजी मस्तान भी था, वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। एक हिंदू डॉन था, एक मुस्लिम डॉन था। उस समय ये कम्युनल की चीज़, कभी भी कोई कम्युनल हेट्रेड नहीं थी इन दोनों के बीच में। करीम लाला भी इनके साथ में काम करता है, कोई कम्युनल हेट्रेड नहीं था। छोटे छोटे कई सारे ऐसे गैंग्स रहे, उनमें अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। छोटे गैंग्स में आप देख लीजिए कि एक तरफ अलाहाबादी गैंग था, एक तरफ जॉनी गैंग था। उन दोनों के बीच में ये चीज़ें देखने को मिली। एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसका जिक्र हुआ कि इलाहाबादी गैंग के लड़के ने, एक मुस्लिम लड़के ने क्रिश्चियन लड़की को वो डेट कर रहा था। इस तरह की चीज़ें सामने आती, लेकिन ये छोटे स्तर पर एक छोटे गैंग्स में आ रही थी। अंडरवर्ल्ड जब से बन गया, जब एक नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया, उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी टिल द 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, है। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद।
तब तक धंधा सबसे तब बड़ा तक धर्म था। धंधा सबसे बड़ा धर्म था, उसके पहले तक सब चीज़ें सॉर्टेड थीं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के, हर धर्म के लोग थे, हर कम्युनिटी के कास्ट के लोग एक साथ काम कर रहे थे अंडरवर्ल्ड में, और सब एक दूसरे के गैंग में भी थे। हम्म, अगर दाऊद का गैंग है तो उसमें ज़रूरी नहीं सारे मुस्लिम थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, तो हर तरह के लोग काम कर रहे थे, हर रीजन के भारत के। तो वरुण, जो बॉम्बे में मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें दाऊद का कितना बड़ा हाथ था? मैं ये कहता हूँ कि जितनी रिपोर्ट्स आई हैं और जितना मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, स्टेटमेंट्स भी, स्टेटमेंट जो पढ़े हैं लोगों के, दाऊद का इस तरह से हाथ था, और एक बड़ा हाथ था जो हमारी एजेंसीज भी मानती हैं, वो सीधा सीधा हाथ था। क्योंकि अगर आप देखें कि दाऊद फाइनेंसर भी था, मास्टरमाइंड भी था। टाइगर मेमन एक स्मगलर हुआ करता था, जिसका नाम 93 ब्लास्ट में सामने आता है। टाइगर मेमन एक स्मगलर हुआ करता था बॉम्बे का, उसकी मुलाकात होती थी दाऊद से। दाऊद इस समय तक दुबई शिफ्ट हो चुका था, हम्म, राजन शकील के साथ में ये लोग दुबई में अपना डी कंपनी चला रहे थे। लेकिन जब टाइगर मेमन और यहाँ पे जब ये ब्लास्ट होते हैं राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस के बाद में, इसके बाद टाइगर मेमन से दाऊद उसको कहता है कि भाई आपको बदला लेना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से रिपोर्ट में सामने आई हैं, क्योंकि इंडिया से जितने लोगों को मुंबई से बुलाया गया था, मोहम्मद डोसा, ताहिर मर्चेंट, टाइगर मेमन, दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम खुद वहाँ पे, छोटा भाई खुद उस मीटिंग में शामिल था। दुबई में एक मीटिंग हुई थी प्रॉपर, और उस मीटिंग में ये पहली ऐसी मीटिंग थी जहाँ पे जो एंटी हिंदू संगठन है दुनिया भर के आसपास के, उनको बुलाया गया था। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को, ठीक है, आपके एक मुजाहिदीन करके एक संगठन था, उनको बुलाया गया था। तो ये सारे बड़े लोग जो दुबई के और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो मुस्लिम पैसे वाले लोग थे, इन सबको बुला के वहाँ पे एक मिशन बनाया गया था, उसमें दाऊद वहाँ पे प्रेजेंट था। दाऊद ने ये पूरी मीटिंग करवाई थी, तहरीक इंतकाम इसको नाम दिया गया था। तहरीक इंतकाम 1993 ब्लास्ट के, आपको जो रिटेलिएशन करना है उस पर, जो ब्लास्ट करने हैं बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन पे, तो उस पे तहरीक इंतकाम यहाँ पे इसको बनाया। इसके बाद में टाइगर मेमन को करीबन 8,000 किलोग्राम जो आरडीएक्स था, आरडीएक्स। कलाशनिकोव राइफल्स थी, वो रायगढ़ पोर्ट के जरिए महाराष्ट्र जो मुंबई में पहुंचाया गया है, वो सब दाऊद की तरफ से हुआ था। तो ये एक बड़ा, एक तरह से सब पूरा स्टेटमेंट में है सारी चीज़ें, और सब लोग जानते हैं कि दाऊद का बड़ा हाथ था। दाऊद का इसमें बड़ा हाथ था, और मे बी दाऊद मतलब उस चीज को करके मतलब ट्रैप में आ गया। बिल्कुल ट्रैप में आ गया, और वो अगर भारत आना चाहता भी था उसके बाद, तो अब वो नहीं आ पाया उसके बाद भारत कभी। तो वरुण, इसी टाइम पे, इस इवेंट के पहले जो मुंबई पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके पहले दाऊद के साथ एक व्यक्ति था, छोटा राजन। जी। तो छोटा राजन ने जो है, दाऊद दाऊद बना, उसमें छोटा राजन का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कहते हैं कि दिमाग और राइट हैंड जो था, वो छोटा राजन था। बिल्कुल। तो छोटा राजन ने ये पोजीशन कैसे ली, और कहाँ तक उसकी पहुंच थी दाऊद गैंग में, कहाँ तक उसका रुतबा था? इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दाऊद और छोटा राजन के बीच के संबंधों की। हुआ क्या था कि छोटा राजन बेसिकली एक अ, राजन नायर नाम का एक डॉन हुआ करता है, बड़ा राजन उसको कहते थे, उसके साथ में काम करता था। बड़ा राजन का अब्दुल कुंजू ने, एक और गैंगस्टर था, उसने मर्डर कर दिया था। अब्दुल कुंजू के पीछे छोटा राजन अपने, क्योंकि बॉस का मर्डर हो गया है तो उसके लिए वो लग चुका था पूरी तरह से उसको खत्म करने के लिए। अब्दुल कुंजू के ऊपर 3 बार अटैक किए छोटा राजन ने, तीनों बार फेल। लेकिन जो तीसरा अटैक था, ये करीबन 84 की बात है, 1984। 84 में अब्दुल कुंजू के ऊपर लगातार 1.5 साल से अटैक कर रहा था छोटा राजन, वो हर बार बच रहा था उससे। लेकिन 84 में इसने एक इस तरह का अटैक प्लान किया था छोटा राजन ने। हॉस्पिटल में अब्दुल कुंजू के शोल्डर में एक बार पिछले वाले ट्राई में गोली लगी थी जब इन लोगों ने उस पर हमला किया था। तो अब्दुल कुंजू को ले जा रहा था अस्पताल में। एक वहाँ पे जो उस रूम के बाहर ही प्लास्टर पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था, राजन का पूरा प्लान किया हुआ वो बंदा था। सडनली उसने जाके वहाँ पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से कुंजू के ऊपर अटैक किया। लेकिन वो कुंजू की किस्मत थी कि वो उस अटैक में भी बच गया। वहाँ पे एक पेशेंट को गोली लगी थी, एक मरीज को गोली लगी थी, और वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। लेकिन कुंजू यहाँ से ही बच के निकला, आगे उसको मौका मिला उसको मारने का, राजन को। खैर, ये जो राजन का अ, तरीका था एक तरह से, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में उस समय पे इतना प्लान करके लोग चीज़ें नहीं कर रहे थे, कि बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बना के कि आपने वहाँ पे हॉस्पिटल में लोग को बिठा के फिर आगे आप काम कर रहे हैं। इसने अटेंशन खींचा था डी कंपनी का, दाऊद का। डी कंपनी उस समय पे नहीं थी, साबिर इब्राहिम कास्कर की डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद ये आपका दाऊद इब्राहिम उसको पूरा गैंग को संभाल रहा था। तो तब दाऊद की नज़र यहाँ पे पड़ी थी राजन पे, जब उसने मुसाफिर खाना में अपने पास वहाँ पे उसको बुलाया था मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ से ये लोग साथ में आए। राजन ने इसके बाद, क्योंकि साबिर की डेथ, मौत में जो पठान गैंग का समद खान था,
उसको मारना दाऊद के लिए एक बड़ा टास्क था। समद खान को मारने की पूरी प्लानिंग फिल्मी स्टाइल में राजन ने की थी। छोटा राजन ने की थी। छोटा राजन ने एक तरह से जो आप फिल्मों में देखते होंगे कि लिफ्ट जैसी खुली है, उसके बाद एक शख्स बाहर निकला है, लेकिन सामने से 3-4 लोग खड़े हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। ये सेम सीन समद खान की मर्डर उसका इसी तरह से हुआ था। वो एक होटल की बिल्डिंग में था, लिफ्ट से जैसे ही उतर रहा था, सामने राजन और 3 और लोग खड़े थे दाऊद गैंग के। 19 गोलियां करीबन मारी थी समद खान को। तो इस तरह से राजन ने यहाँ पे दाऊद का ये काम किया। इसके बाद में समद खान के मर्डर के बाद दाऊद को भागना था यहाँ से, वो समझ चुका था ये टाइम है जाने का। जब भारत से दुबई भागा है दाऊद, तो उसने सबसे पहला जिस शख्स को बुलाया वो छोटा राजन था। 87 में उसने 1 साल के बाद में ही अपना छोटा राजन को दुबई बुला लिया था। और दुबई क्यों बुलाया? क्योंकि वहाँ पे उसको अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो डी कंपनी जिसको उसने खड़ा किया था, उसने अपना एक महल, एक पैलेस बना लिया था, द वाइट हाउस। उसका घर जो था दाऊद का दुबई में, सब कुछ जो बना चुका था, लेकिन उसको जब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आगे बनाना था तो वो जानता था कि ये एक बंदा है जो मेरा काम करेगा। और बाद में छोटा शकील को बुलाया, पहले छोटा राजन को बुला चुका था। तो दाऊद का एक तरह से राइट हैंड माना जाता था उस समय छोटा राजन। तो ये आप देखिए कि छोटा राजन ने क्या किया कि एक जो पाकिस्तान का मुहाजिर माफिया है उनको डी कंपनी के साथ में इन्वॉल्व किया। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के जो मुस्लिम डॉन्स हैं, टर्किश जो माफिया है, उनको इन्वॉल्व किया। क्यों? क्योंकि दाऊद एक मुस्लिम नेम है, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, तो वो वहाँ पे उनको अट्रैक्ट करके इन लोगों को अपने साथ में ले आया। उसने एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे दिया डी कंपनी को। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज थी जिनको, जो मुंबई में काम कर रहे थे, उनको लगातार डी कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट उनके कामों में रहता था। और साथ ही साथ में छोटा राजन ने यहाँ पे मुंबई का काम संभालने के लिए एक लास्ट गैंग बचा था, अशोक जोशी गैंग, जो कि दाऊद इब्राहिम से हट के उस समय मुंबई में काम कर रहा था। पनवेल हाईवे पे उसका पूरा मर्डर की प्लानिंग की अशोक जोशी की। और माया डोलस, दिलीप बुआ, इनके जो आप नाम सुनते हैं, आपने शूट आउट एट लोखंड वाला देखी होगी। इन लोगों को वहां पे लाके खड़ा किया। इन लोगों ने आगे जाके मुंबई में दाऊद की लीडी कंपनी के लिए काम किया। तो ये सब कुछ छोटा राजन कर रहा था। तो जब सब कुछ छोटा राजन कर रहा था तो फिर ये स्प्लिट कैसे आता? ये एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन जाते हैं? ये एक तरह से आप अगर देखें तो ये इस तरह से चीज़ हुई थी कि दाऊद की बहन थी हसीना पारकर। हसीना पारकर के जो पति थे इकबाल पारकर, तो उनका अरुण गौली गैंग ने उनका मर्डर कर दिया था। अरुण गौली गैंग से पुरानी एक दुश्मनी चली आ रही थी। तो यहाँ पे जब अरुण गौली गैंग का उनका मर्डर किया, क्योंकि अरुण गौली के जो बड़े भाई थे पप्पा गौली, उनका मर्डर डी कंपनी ने, दाऊद इब्राहिम ने करवाया। तो ये सब चीज़ें आगे चली आ रही थी। लेकिन जब ये मर्डर हुआ था हसीना पारकर के पति इकबाल पारकर का, तब यहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने बहुत समय से ये काम, ये लोग दुबई में थे, छोटा राजन, शकील, दाऊद, बहुत समय से छोटा राजन को उसने काम दे रखा था कि आपको जल्दी से जल्दी इसका कुछ करो, जिन लोगों ने मारा है उनको ख़त्म करो। कई हफ्ते निकल चुके थे, महीने भी निकलने लगे थे। बताया जाता है, एक जो इंसिडेंट बताया जाता है कि कुछ डी कंपनी के लोग थे जिनमें छोटा शकील भी शामिल था, सौत्या, शरद शेट्टी, छोटा शकील। इन लोगों ने यहाँ पे दाऊद को एक रात को भड़काना शुरू किया। उसके बाद में उसको कहा कि वो आपका अब ऑर्डर नहीं मानता है, वो खुद को आपसे बड़ा समझने लगा। इस तरह की चीज़ें जो भड़काने में की जाती हैं, ये सब चीज़ें अंडरवर्ल्ड में कई बार होती हैं। कई इंस्टेंट्स, कई सारे केसेस ऐसे समझ में सामने आते हैं। तो जब ये चीज़ शुरू की इन लोगों ने, छोटा राजन के खिलाफ भड़काना, तब दाऊद ने इन लोगों को ये काम दिया कि ठीक है, तुम लोग पता करो कहाँ पे क्या है। और जे हॉस्पिटल में उस समय वो जो शार्प शूटर्स थे वो एडमिट थे। तो जे हॉस्पिटल में एक अंधाधुंध प्लानिंग की गई और उसके बाद AK-47 लेकर सैकड़ों गोलियां वहां पे चला दी गई और उसमें उन शूटर्स को मार दिया गया। लेकिन एक शूटर फिर भी उसमें से बच के निकल गया था। राजन को लगता था, जब ये सब हो गया था, दाऊद क्योंकि खुश हो गया था, उसको लगा कि इन लोगों ने जो बोला वो काम कर दिया, राजन ये काम नहीं कर पाया। यहाँ से इन दोनों के बीच में एक वो चीज़ आ गई थी कि एक स्प्लिट आना शुरू हो चुका था। जब छोटा शकील की जो एक स्टैंडिंग थी डी कंपनी में, वो बढ़ चुकी थी। छोटा शकील की स्टैंडिंग जो वो चाहते थे वो वहाँ पे बढ़ी, राजन दूर हुआ। और इसके बाद जस्ट 1 साल बाद अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, 93 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट के बाद जो टाइगर मेमन का ये जो जो हमने बताया कि 93 फरवरी का महीना था, 1993 फरवरी का, जितनी मीटिंग्स हुई थी, जिन मीटिंग का हमने अभी जिक्र किया, जो आपको बताया कि दाऊद के दुबई के बंगले पे वो मीटिंग हुई थी, सब लोग आए थे, एक भी मीटिंग में राजन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब चाहे ये इस तरह से हो कि एक कम्युनल कलर सामने आ चुका था अंडरवर्ल्ड में कि एक तरफ वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, एक तरफ ये हिंदू कम्युनिटी का था। तो ये चीज़ें सामने आई हुई हैं, जो भी हो बात। लेकिन वहाँ से इसको एक भी मीटिंग में नहीं इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद में इसके पास एक फ़ोन आता है एक दिन कि आपको मारने की प्लानिंग हो रही है, तब ये वहाँ से भाग गया।
डी कंपनी इसने हमेशा के लिए राजन ने छोड़ दी थी। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो एक ट्रिगर था, मैनिफेस्ट होके आ गई ये जो चीज़ है, जो इनके अंदर का जो स्प्रिट था, जो ध्वनि था, वो बहुत पहले से ही चल रहा था। जी बिल्कुल। स्प्लिट पॉइंट तो बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि आप जे हॉस्पिटल देखे तो 91 की करीबन बात है। हम्म। एक साल करीबन बीत गया उस बीच में। छोटा राजन हमेशा साइडलाइन होता रहा हर किसी काम में। उसके बाद में आके 93 में आप देखें तो प्रॉपरली उसको साइड ही कर दिया गया। मेन जो काम जो डी कंपनी कर रही थी, या तो इसलिए नहीं उसको इन्वॉल्व किया गया कि वो एक हिंदू है, या जो भी उसका केस रहा हो, लेकिन वहाँ पे उसने वहाँ से उसके बाद उसको भागना पड़ा। तो वरुण, जैसा कि आपने बोला कि जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे उसको दाऊद कभी नकार नहीं सकता है। बेशक वो बात को घुमा ले या कुछ भी कह दे, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी रिसर्च आपने करी है, उसमें जो है दाऊद जो है गुनहगार था। ये लेकिन एक इंस्टेंस आता है गुलशन कुमार जी की किलिंग का। तो जो गुलशन कुमार जी की किलिंग हुई थी ये उसमें दाऊद की साइड से कई बार ये कहा जाता है कि मुझे पता नहीं था या मैंने नहीं करवाया। तो दाऊद का इन्वॉल्वमेंट गुलशन कुमार जी की किलिंग में कितना है, जो आपने रिसर्च करी उससे आपको क्या लगता है? दाऊद का कहना है कि हमने नहीं किया ये काम, लेकिन जो स्टेटमेंट लोगों की सामने आती हैं, जो पकड़े गए उस किलिंग में, जो शार्प शूटर आए थे जिनको पकड़ लिया गया, तो उनकी स्टेटमेंट्स कई कुछ चीज़ें बता देती हैं। बेसिकली ये जो गुलशन कुमार की किलिंग जो हुई थी वो इस तरह से थी कि एक नदीम श्रवण करके एक म्यूजिक कंपोजर, एक डायरेक्टर हुआ करते थे, म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे। तो उनमें जो नदीम था, तो नदीम एक एल्बम का प्रपोजल लेके गए थे। पहले से नदीम की को लॉन्च कर दिया था गुलशन कुमार ने। उनका एक पैटर्न रहता था गुलशन कुमार का कि वो हर उस नए चेहरे को काम देते थे जो टैलेंटेड है और जिसको काम अभी मिलना चाहिए। लेकिन वो एक बार उसको लॉन्च करने के बाद में उसको, जब वो स्टेब्लिश हो गया, फिर वो उसको टच नहीं करते थे। वो कहते थे अब तुम अपने आप काम करो। ये पैटर्न टी सीरीज का रहा था उस समय गुलशन कुमार जब थे। तो हुआ क्या था कि नदीम अपनी एक हाय अजनबी करके एक एल्बम थी, तो उसका प्रपोजल लेके गया था। 6-7 गाने थे करीबन उसमें। पहला गाना गुलशन कुमार की टी सीरीज ने निकाला, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्लॉप गाना रहा। गुलशन कुमार का इनिशियली ये कहना था कि नदीम कंपोजर अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। हम्म। तो इसके चक्कर में यहाँ पे क्या था कि जो बाकी के एल्बम के गाने थे, तो गुलशन कुमार ने मना कर दिया था कि मैं उसको नहीं निकालूंगा। नदीम, क्योंकि एक तरफ उनको ये भी लगता था कि नदीम ने अपना एक बहुत अच्छा मराठा मंदिर जो एरिया है, वहाँ पे एक अच्छा अपना ऑफिस बना लिया था। मराठा मंदिर का जो वो एरिया था उस समय पूरा अनीस इब्राहिम, दाऊद, इन सब के एक तरह से अंडर में आता था। क्योंकि ये लोग चले गए थे दुबई, लेकिन इन लोगों का अच्छा पकड़ वहाँ पे रहती थी। तो इन लोगों के जो लोग थे, अनीस से भी कई बार नदीम की मुलाकात होती थी, दाऊद का जो छोटा भाई है। तो ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन इसके बाद ही जब मना कर दिया नदीम को उसके सॉन्ग्स को लॉन्च करने से, तो उसको ये लगा कि ये मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं, मेरा काम मिटाना चाह रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि दाऊद का इसमें कैसे जिक्र आता है। वो ऐसे बताया जाता है, जो बाद में रिकॉर्ड सामने आए, कि एक पार्टी की गई दुबई में, जिसमें उस समय के जो फिल्मी हस्तियां थी उनको बुलाया गया था। बड़े बड़े चेहरे आए थे, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स भी गए थे उसमें। इस समय के जो उस समय HMV एक हुआ करता था, और बाकी जो और म्यूजिक लेबल थे, जिनका टी सीरीज के जो कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे, तो वो लोग भी उस पार्टी में गए थे। और उसके बाद अगले दिन उस पार्टी के अनीस इब्राहिम के दफ्तर में पूरी प्लानिंग की गई थी। और ये चीज़ इस तरह से बताई जाती है कि एक जो शूटर पकड़ा था बाद में, शार्प शूटर, दाऊद मर्चेंट, दाऊद मर्चेंट ने ये खुलासा किया था। उसने ये बताया था कि मुझे दुबई में ले जाके, एक कयूम भाई है, उन्होंने दुबई ले जाके मुझे अनीस इब्राहिम से मिलवाया है। अब अनीस इब्राहिम अगर ऑर्डर दे रहा है, तो ये बात ये जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम को ना पता हो। तो उसने ये चीज़ बताई थी। और यहाँ पे ये एक और चीज़ आती है सामने, कि दाऊद मर्चेंट जो शार्प शूटर पकड़ा गया था, वो एक बहुत ही नॉर्मल सा ड्राइवर निकला था बाद में, कि वो एक बहुत ही नॉर्मल ड्राइवर है। उसका नाम इसलिए आगे किया है क्योंकि जो मेन शूटर था सादिक कालिया, वो छोटा शकील का एक बहुत ही खास बंदा था, खास शार्प शूटर था। उसको आगे किसी किसी काम के लिए इन लोगों ने रखा हुआ था। तो इसके चलते यहाँ पे दाऊद मर्चेंट को आगे किया गया, और सादिक कालिया को क्लीन करके वहाँ से निकाल लिया गया था। तो अगर छोटा शकील का भी आदमी सादिक कालिया वो इन्वॉल्व था, तब भी वो दाऊद से जाके लिंक होता है कि डी कंपनी के ही लोग हैं। तो दाऊद अगर इसमें कहता है, तो वो उनका कहना है कि वो अगर अपना साफ करते हैं, अपना स्टेटमेंट, अपना पक्ष साफ कर रहे हैं कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट सामने और स्टेटमेंट सामने निकल के आते हैं। अच्छा वरुण, आपने कहा कि दाऊद ने दुबई में पार्टी बुलाई, उसमें बहुत बड़ी जो नामी गिरामी फिल्म की हस्तियां हैं वो गई थी। तो क्या ये पार्टी और दारू पे ही हुआ था, या जो इन्फ्लुएंस है वो किसी और वजह से भी बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का फैला था?
उसके क्या फैक्टर्स थे? दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड में आप इन्फ्लुएंस दाऊद इब्राहिम का ले लीजिए या फिर अंडरवर्ल्ड का ओवरऑल ले लीजिए, एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि ये देखिए अंडरवर्ल्ड पूरे मुंबई में फैला था शुरुआत से भी और दाऊद के टाइम पे भी। ग्लैमर से कभी भी अंडरवर्ल्ड अछूता नहीं रहा। अंडरवर्ल्ड को फिल्म फाइनेंसिंग इसके चलते, और फाइनेंस करते थे ये लोग फिल्मों को, इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर कई सारे ऐसे थे जो कि इनके पास खुद से भी जाते थे अंडरवर्ल्ड के पास। तो हमेशा जो बॉलीवुड था वो इंडल्ज्ड ही रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ में, दाऊद के साथ में। चाहे आप शुरुआत से ले लीजिए कि किसी क्रिकेट मैच में आप किसी फिल्मी अभिनेत्री को, अभिनेता को साथ में बैठे देखते हैं दाऊद के। कहीं आप देखते हैं कि हाजी मस्तान का फोटो दिलीप कुमार के साथ, इलेक्शन कैंपेनिंग हाजी मस्तान ने की अपनी पार्टी की, दलित मुस्लिम महासंघ की, उसमें दिलीप कुमार को आप साथ में देखते हैं। ये सारी चीज़ें शुरुआत से चली आ रही थी। बॉलीवुड हमेशा से क्राइम में ये जो अंडरवर्ल्ड है उसके साथ में उनके संबंध रहे हैं, और क्योंकि वो उनके पास कुछ और चारा नहीं था। वो लोग अगर उस समय अगर देखते तो आज के दौर में जैसे हम देखें कि अंडरवर्ल्ड क्यों मुंबई को इतना, आज भी लोग हैं लेकिन क्यों इतना ज़्यादा नहीं दबा पा रहे हैं, क्योंकि आज सरकार, आज पुलिस प्रशासन, आज मशीनरी है पूरी गवर्नमेंट के पास में, आज नहीं कर सकते हैं उतना। एक अवेयरनेस आई है पब्लिक के अंदर, खुद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं अगर इस तरह की चीज़ हमारे पास कोई आती है। तो उस समय नहीं था, तो जिसकी वजह से वो लोग फंसते थे इन चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव भी पड़ा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अंडरवर्ल्ड का। अच्छा वरुण, जो बॉलीवुड है उसमें दो कैरेक्टर्स अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली फेमस हुए थे, एक मान्या सुरभि है और जी दूसरा माया है। जी। तो ये लोग दाऊद के जैसे क्यों नहीं बन पाए? क्या रीज़न था कि मान्या सुरभि स्पेशली कि ये राइज नहीं कर पाए? क्या इंस्टेंसेस थे जहाँ पे ये लोग मिस आउट कर गए? देखिए, एक तो मन्या सुरभि और माया डोलस, ये दोनों ही अलग कैरेक्टर हैं, टोटली अलग अलग कैरेक्टर हैं। अगर आप बचपन से उनके पूरा ब्रॉटअप और उनके क्राइम करियर को देखें, माया डोलस एक तरफ मन्या सुरभि की अगर पहले बात करें तो वो एक अच्छे घर से आने वाला, कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट, अच्छा 78% पे ग्रेजुएट लड़का। दूसरी तरफ माया डोलस जिसने अपना बीच में स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है। उस तरह से एक ब्रॉटअप दोनों का अलग था। मन्या सुरभि एक गलती के चलते, एक उसके जो बड़ा भाई जो उसका भार्गव सुरभि था, उसके एक क्राइम के चलते जेल गया, जिसमें उसका खुद का कुछ क्राइम नहीं था जो उसके ऊपर दर्ज हुआ था। वो इस तरह से नहीं था कि उसने डायरेक्टली वो सामने वाला जो शख्स था उसका मर्डर किया है। तो यहाँ पे वो जेल जाता है, वहाँ से वो अपनी शख्सियत को बिल्डअप करता है। एक तरह से आप कहेंगे कि मुंबई श्री रहा था वो, ये बताया जाता है कि मन्या सुरभि मुंबई श्री रहा था, और एक खुद का उसका अलग खौफ हुआ करता था मन्या सुरभि का। दूसरी तरफ अगर आप माया डोलस को देखते हैं तो ये दाऊद इब्राहिम गैंग का एक तरह से गैंगस्टर कह लीजिए, गुर्गा कह लीजिए, तो वो हुआ करता था। और कहा जाता था कि बहुत ही शोबाजी में रहता था आदमी के, अपना गली में कहीं पे भी बंदूक चला दी, हवाई फायरिंग कर दी, किसी को गालियां दे दी, और बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने वाला। दोनों के कैरेक्टर बहुत अलग हैं, दोनों को आप एक पेज पे नहीं रख सकते। लेकिन राइज जो था वो क्यों नहीं हो पाया, उसका फैक्टर ये हो सकता है कि मन्या सुरभि के पास कोई बैकिंग नहीं थी। दाऊद के पास पूरी हर तरह की बैकिंग थी, शुरुआत से वो इसी चीज़ में रहा था। हम्म। उसने अगर अपना करियर चुना है तो क्राइम को ही चुना था, वो शुरुआत से उसमें गया था। लेकिन ये तो एक पढ़ा लिखा शख्स था जो कि अनइंटेंशनली आ गया क्राइम की दुनिया में, मन्या सुरभि। उसके बाद मन्या सुरभि अब जब आ गया तो वो इतना खूंखार हो चुका था कि उस समय जो वो एरिया था, प्रभा देवी का जो एरिया था उसमें वर्दा राजन जो थे वो भी उस समय थे। क्योंकि मन्या सुरभि पहले का है, मन्या सुरभि 1980, 1979 और 82 में उनका एनकाउंटर हुआ था, जो पहला एक तरह से एनकाउंटर जिसको शूट आउट किलिंग कहते हैं, जो अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच में एक शूट आउट हुआ था, तो पहली किलिंग थी वो। तो 82 में उनको ख़त्म किया गया मन्या सुरभि को। तो वो मन्या सुरभि जो था कि वो वरदा राजन के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन चुका था। वरदा राजन एक बड़ा नाम था, तो उसके चलते भी यहाँ पे उसका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट बैकिंग नहीं थी पुलिस के, और पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे। क्योंकि पॉलिटिशियंस कई सारे ऐसे थे, बताया जाता है कि प्रभा देवी इलाके में कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनकी बिल्डिंग का एक इशू हुआ था। एक पॉलिटिशियन था मुंबई का जो आगे जाके बड़ा एक मंत्री बना, तो वो वहाँ पे उन लोगों को उस चौल से निकलवाना चाहता था। और यहाँ पे ये भाई, ये जो मन्या सुरभि जो थे वो आके खड़े हो गए थे, इन्होंने कहा कि ये सब नहीं होगा। तो इनके पॉलिटिकल रिलेशंस भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे थे। तो हर तरह से इनको फंसाया गया, और बाद में जाके जो भी एक गैंगस्टर का जो परिणाम होता है वही उनके साथ में हुआ मन्या सुरभि के साथ। माया डोलस के साथ में आप देखेंगे कि माया डोलस बाद में जो आपके 91 में हुआ शूट आउट एट लोखंड वाला जो मूवी भी है,
तो लोखंडवाला में जो शूट आउट हुआ था माया डोलस का, उसमें बताया जाता है कि माया का जो गैंग भी था, उसमें माया डोलस उतना ज़्यादा प्रभावी और एक तरह से खूंखार नहीं था। दिलीप बुआ आता है, दिलीप बुआ जो सेकंड, जिसका रोल आपने मूवी में देखा होगा कि तुषार कपूर ने प्ले किया है। दिलीप बुआ को बताया जाता है कि छोटा राजन भी जब वहाँ से कांटेक्ट में था पुलिस के, जब पुलिस ने पूरी फ़ोन टैपिंग कर ली थी इन लोगों के उस फ्लैट की, अ, स्वाति बिल्डिंग में जहाँ पे ये शूट आउट लोखंडवाला हुआ है, तो छोटा राजन भी ये पूछ रहा था कि दिलीप बुआ को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जो बाद में पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, ये आफ्ताब अहमद खान जो खुद वहाँ पे उस समय एटीएस के चीफ थे, उनका स्टेटमेंट है कि राजन का फ़ोन आ रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये सब फ़ोन पुलिस वाले सुन रहे हैं, मुंबई पुलिस सुन रही है। उसको ये था कि उस फ्लैट में फ़ोन कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे स्वाति बिल्डिंग के, जहाँ पे गैंगस्टर्स कोई फ़ोन उठा रहे हैं, तो वो कह रहा था बुआ को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो दिलीप बुआ को यहाँ पे बड़ा गैंग, वो तो फिल्म ने बता दिया, माया डोलस को एक बड़ा गैंगस्टर दिखा दिया, पिक्चराइजेशन कर दिया, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अच्छा वरुण, फिर से थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं पिक्चर पे। भरत शाह की किलिंग हो रही है, गुलशन कुमार की किलिंग हो रही है, तो इस टाइम में जो बॉलीवुड की सिचुएशन थी क्या थी? क्या वो लोग यूनाइट हुए थे, या उन लोगों ने साइड्स ले ली थी, या इम्प्लिसिटली कुछ अपना अंडरस्टैंडिंग कर लिया था? बॉलीवुड में क्या सिचुएशन थी, और इस टाइम पे पुलिस और पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे? मुझे जो इस क्वेश्चन में, जो इस सवाल में पर्सनली जो मुझे लगता है वो ये है कि बॉलीवुड कभी यूनाइट उस तरह से नहीं हो पाया था अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, कभी भी नहीं। मतलब अगर आप किलिंग के बाद में देखें, ये जो किलिंग के बाद के करीबन 4 साल थे, साल 1999 और 2000 तक, तो यहाँ पे बॉलीवुड कभी भी उस तरह से यूनाइट नहीं हो पाया था, क्योंकि आप कई बार फिर आप देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के छोटा शकील के साथ में किसी एक फिल्म स्टार की बातचीत आउट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि वो फलानी फलानी एक्ट्रेस को वहाँ पे दुबई में उनको परेशान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बार बार उनको कॉल कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। और अगर आप देखें कि पुलिस और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही थी, जो सरकार थी, सरकार ने आगे जाके अच्छे स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं गुलशन कुमार की किलिंग के बाद ही। इनफैक्ट करीबन 2-3 साल के बाद ही गुलशन कुमार की किलिंग के, और इनफैक्ट 1995 के बाद ही जब किलिंग हुई है, तो उस समय भी पुलिस ने फ़ोन टैपिंग और ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, और इन लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल थे उन पे अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन बॉलीवुड जो था वो इतना खुद से पहले भी इन्वॉल्व हो चुका था अंडरवर्ल्ड में, कि वो उसमें उनको खुद से निकलना भी ज़रूरी था। वो खुद से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। अच्छा वरुण, इसी में तो बॉलीवुड का एक फैक्टर आ जाता है। इसी दौरान जो एक फिगर है, पॉलिटिकल फिगर है, बाला साहब ठाकरे जी। जी। तो उनकी जो इमेज है, आपने भी पिक्चरों में देखी होगी, राम गोपाल वर्मा ने थोड़ी सी इंस्पायर होके सरकार बनाई थी। तो जो बाला साहेब ठाकरे जी का राइज था, वो क्या एक एंटीडोट था इस अंडरवर्ल्ड को, या कैसे था? मतलब उसने अंडरवर्ल्ड को कैसे अफेक्ट किया था? अंडरवर्ल्ड के बारे में और बाला साहेब के बारे में बताते हैं जो रिपोर्ट्स हैं सामने, वो ये बताती हैं जो चीज़ें, कि उनका जो शिवसेना था, शिवसेना का कभी भी अंडरवर्ल्ड के साथ में कोई लिंक नहीं रहा। कभी भी कोई लिंक नहीं रहा। किसी एक फंक्शन में बताया जाता है कि 1980 में एक फंक्शन था जहाँ पे करीम लाला से पहली बार बाला साहेब की मुलाकात हुई। वहाँ पे एक जो फोटो है करीम लाला के साथ में बाला साहेब ठाकरे का, वो वहाँ से निकल के आता है। लेकिन इसके बाद कोई लिंक इस तरह के नहीं रहे। एक और फोटो आपने देखा होगा कि मन्या सुरवे, उस फोटो में ये बताया जाता है कि ये मन्या सुरवे जो गाड़ी चला रहे हैं, जीप है, एक ओपन जीप है जिसको मन्या सुरवे चला रहा है, पीछे बाला साहेब खड़े हैं और छगन भुजबल खड़े हुए हैं। तो ये जो तस्वीर है, इसकी इसके बारे में, जब इसके बारे में पता किया गया, जब इसके बारे में देखा, तो जो लोगों ने बताया है, जो लोग वहाँ पे पॉलिटिक्स में वहाँ की इन्वॉल्व है, उन लोगों ने ये बताया, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन लोगों ने, कि ये छगन भुजबल जब 1985 में महापौर बने थे, मेयर बने थे महाराष्ट्र के, 2 बार मेयर बने हैं। जब पहली बार 1985 में 1985 में मेयर बने थे, उस समय की ये तस्वीर है कि जब उनका एक रैली हो रही थी जिसमें बाला साहेब बीच में खड़े हुए हैं, छगन भुजबल पास में, और जो नीचे शख्स बैठा है उसको मन्या सुरवे बताया जा रहा है जो गाड़ी चला रहा है। अब आप ये देखिए कि 82 में मन्या का एनकाउंटर हुआ है, 11 जनवरी 1982। तो अब ये शख्स मन्या कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें फैलाई जाने वाली चीज़ें हैं कि जिसका भी नाम आप अगर ऐड करना चाहते हैं किसी क्रिमिनल के साथ में, गैंगस्टर के साथ में, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है उसके अकॉर्डिंग, बाला साहेब का या शिवसेना का क्राइम से कभी भी इन लोगों का कोई नाता नहीं था। अंडरवर्ल्ड के साथ जी वो नहीं। नहीं रहा। लेकिन क्या ये अंडरवर्ल्ड को, जैसी इनकी इमेज थी, या जिस टाइप का ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम रन करते थे,
तो क्या उसको अंडरवर्ल्ड को सप्रेस करने में कुछ हद तक ये लोग कामयाब हुए थे, जिस स्टाइल की इनकी पॉलिटिक्स थी? बिल्कुल हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाला साहेब का भी अगर देखा जाए तो उनका एक काम करने का तरीका था, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो कि आउट ऑफ लॉ भी जाती थी। अंडरवर्ल्ड का भी होता था कि वो लोग टोटली इलीगल ही चीज़ें करते थे। उनका भी कुछ बाहुबल उसमें भी वो अपना इस्तेमाल करते थे। लेकिन कभी भी कोई इंस्टेंस ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है जहाँ पे अंडरवर्ल्ड और बाला साहेब का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई टसल इस तरह का हुआ, कोई डायरेक्ट एक दूसरे से इनकी टकराव हो गए हो दोनों के। लेकिन हाँ, अ, बाला साहेब जो है उनका एक अलग पूरा अपना जस्टिस सिस्टम चलता था और वो अपना काम करते थे। लेकिन वो ये भी होता था कि वो अपने उन्हीं लोगों की बात देखते थे पूरा उसको जज करने के बाद में, जो जिनके साथ में कुछ गलत हुआ हो। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सामने आती हैं। अच्छा वरुण, यहाँ से जब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की बात आ गई, दो पॉलिटिशियंस थे अंडरवर्ल्ड को जिसने अप्रूव करने में जो है बहुत अहम भूमिका निभाई थी। एक आपके मनोहर जोशी जी जो उस टाइम जी सीएम थे, और एक गोपीनाथ मुंडे जी हो गए। बिल्कुल। तो क्या इसका क्रेडिट इन लोगों को दिया जा सकता है, या इसके पहले से भी ये चीज़ें चालू थी कि अंडरवर्ल्ड को साफ करना? मनोहर जोशी जी की आपने बात की, गोपीनाथ मुंडे जी की बात की, ये दोनों ही 95 से लेके 99 तक वो सीएम थे। मनोहर जोशी जी ये डेप्यूटी सीएम थे। हम्म। ये इन लोगों ने लगातार में क्राइम के ऊपर इस तरह से एक तरह से आप कहेंगे कि 95 के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड जो हुआ करता था, जो हमें 2004 और 2005 के बाद में एक ख़त्म होता उसका दौर देखा है, ये वही 5 साल थे 95 से लेके 2000 तक के 99 तक के, जब इन लोगों ने एक क्रैकडाउन किया अंडरवर्ल्ड के ऊपर। जितना भी जो उनका एक आप कहेंगे कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता था अंडरवर्ल्ड का, कि हर 2 दिन के बाद में एक कहीं ना कहीं फिरौती, किसी से एक्सटॉर्शन की डिमांड आ रही थी, कुछ हुआ था तो उसके परसेंटेज में भी कमी आ गई थी। इन्होंने किया क्या था कि 1999 में मकोका लाए। हम्म। मकोका को लाए और मकोका से ये हो गया था कि अब सारी पुलिस फोर्स को ये बोल दिया गया था। एक तो पहली बात, ये वहाँ पे कई सारी चीज़ों के लिए खुल चुके थे, जो बाहर जो इनके बॉस बैठे रहते थे दुबई में, उनके साथ में अगर कोई भी फ़ोन टैपिंग को बेसिकली कोर्ट में आप एविडेंस बता सकते थे। मकोका के बाद उसमें एक ये भी प्रोविजन था कि आप फ़ोन टैपिंग को भी एविडेंस दिखा सकते हो, अगर कोई किसी की फ़ोन पे बात हो रही है विदेश में। तो ये भी यहाँ से भी इस चीज़ को लाए थे साथ में। इसके बाद में आप किसी भी अगर अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ में किसी के भी लिंक अगर आपको लगते हैं तो आप उनको पूछताछ कर सकते हो, उन्हें पकड़ सकते हो। ये सारी कई सारी ऐसी चीज़ें मकोका 1999 एक्ट में उसमें वहाँ पे लाई थी महाराष्ट्र सरकार। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को टोटली ख़त्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे का एक बहुत बड़ा रोल था और अहम रोल था, जिसके बाद इन्होंने एक फ्री हैंड दे दिया था पूरी महाराष्ट्र पुलिस फोर्स को। महाराष्ट्र पुलिस फोर्स एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है, अगर आप नंबर ऑफ पुलिस मेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो पुलिसमैन के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत बड़ी फोर्स है। उन लोगों ने यहाँ पे फ्री हैंड दे दिया गया था। उसके बाद जितने एनकाउंटर आपको दिखते हैं, जिसको कहा जाता है कि ब्लड शेड हुआ, और मुंबई की सड़कों पे, और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, एनएचआरसी है, वो लोग भी बताते हैं कि ये गलत था। लेकिन जो क्राइम उस समय मुंबई में था उसको ख़त्म करने का यही एक तरीका उस समय इस सरकार को समझ में आया था। और इसके बाद आप देखेंगे कई सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जिनका राइज हुआ है, वो 95 से 2000 के बीच में हुआ है। प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे, आपके दया नायक, हम्म। और हेमंत करकरे, आपके एक और जिनका अभी जो हम 26/11 जो हमला हुआ था उसमें उनकी उनका वो शहीद हुए थे। तो ये सभी लोग जो थे, ये सब जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, वो इसी दौर में राइज इनका हुआ था और पूरी तरह से इन्होंने मुंबई को साफ किया था। वरुण, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी मेरे ख्याल से, कुछ जो नाम आपने लिए उनसे कुछ हटके भी नाम थे, जिनके ऊपर शायद ये क्वेश्चन मार्क भी लगा था कि ये जो किलिंग्स हुई हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। तो कुछ एक्सेस हुआ था, आपको लगता है जो इनकाउंटर्स हुए थे उसमें कुछ अनजस्टिफाइड चीज़ें भी हुई हैं? देखिए, कई बार ये जो एनकाउंटर्स जो होते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। अब या तो ये किसी गैंग के लीडर के द्वारा भी कराया जा सकता है, कि जहाँ पे उन लोगों ने एक दूसरे एक शख्स को फंसाने के लिए वो चीज़ें की हों। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि फेक एनकाउंटर्स की बात जो आती है कि आपने किसी निर्दोष आदमी को मारते हैं। मार दिया और उसके चलते आपने एक गैंगस्टर का नाम दे के अपना मेडल ले लिया या अपना प्रमोशन ले लिया। ये चीज़ें पॉलिटिकल पुलिस क्रिमिनल नेक्सस एक होता है, और ये चलता है और ये चला आता है। इसमें आप अभी बिना आप कोर्ट के आदेश के बिना आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। इस पे स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पुलिस क्रिमिनल नेक्सस ये कुछ चला आ कुछ रहा है। केसेस हो सकते हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जाना चाहिए कि जो भी उस टाइम पुलिस, जो हमारे पुलिस कर्मी थे,
जिन्होंने अपनी जान जोखिम में रख जान के जोखिम इस में चीज डाल को। के अपनी, आप देखिए कि एक एक जो पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनको कहा गया, जिन पे मूवी बनती है आगे जाके, अब तक 56 और इस तरह की जो मूवीज हैं, शागिर्द, अब तक 56, तो ये सब वो लोग थे जिनके नाम पर 130 एनकाउंटर, 140 एनकाउंटर, 110 एनकाउंटर, मतलब आप ये मान लीजिए कि गैंगस्टर्स को किस लेवल पे खत्म किया होगा इन लोगों ने, और उसमें कितना डेथ रिस्क होगा हम्म। हर एक एनकाउंटर में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है 156 या 110, ये हर एक वो एनकाउंटर है जहाँ पे वो पर्सन खुद गया है, वहाँ पे उसने अपने हाथों से वहाँ पे एनकाउंटर किया है एक ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल का, जो उसको गोली मार सकता है कभी भी, और उसको कोई हिसाब नहीं देना, लेकिन इन लोगों को हिसाब भी देना है। तो ये एक बड़ी चीज़ है ये, कि मतलब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। कितनी गोली चली है, आपने कहाँ चलाई है, हाँ, जब आपके पास कई ऐसी सारी चीज़ें स्क्रूटिनी हो होती हैं, बहुत पुलिस सारी चीजें। प्रशासन को कई सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं उनका काम बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो अपनी जान को हथेली पर लेके काम करते हैं। तो जो भी इंक्वायरीज होती हैं, जब तक कोर्ट अगर आदेश ना दे, तो उसके बारे में हमें कुछ कहना, हम बताना नहीं चाहिए। अच्छा वरुण, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इज दाऊद इब्राहिम डेड? इस दाऊद इब्राहिम डेड? देखिए, न्यूज़ मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स ने अपना काम कर दिया, अपना काम उन्होंने कर लिया, टीआरपी लगातार चला चला के, और अब वही न्यूज़ चैनल्स हैं, वही अखबार हैं जो छाप रहे हैं कि क्या दाऊद के मरने की खबर झूठी थी, ड्यूटी थी। क्या इसको फलाने ने फैलाया, क्या इसको इसने करा। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, ये मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में एक कनाडा में भी एक खालिस्तानी लीडर जो था उसकी डेथ हुई। उसके बाद में पाकिस्तान में साजिद मीर जो था, जो कि 26/11 हमले का पूरा मास्टरमाइंड था, उसको पॉइजन देके पाकिस्तान में मारा गया है, उसको हॉस्पिटलाइज हुआ वो, हालत उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ये इंसिडेंट्स रियल हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सरकार है, जो एजेंसीज हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बयान आ जाता है। लेकिन जब तक दाऊद की डेथ हो चुकी है, सडनली एक न्यूज़ आ जाए और उस पर 2 हफ्ते निकल जाए, 3 हफ्ते निकल जाए, कोई ऑफिशियल, भाई वो दाऊद इब्राहिम वो है जिसके ऊपर हमने ऑफिशियली 93 बॉम्ब ब्लास्ट का चार्ज लगाया है। हमने कहा है कि हम इसको यहाँ पे लाके पकड़ के लाना चाहते थे। हमारे बड़े बड़े जो लॉयर्स रहे हैं, राम जेठमलानी जैसे बड़े बड़े और भी लॉयर्स रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, वो लोग खुले तौर पर एक मंच पर कहते हैं कि भाई उसका हाथ 93 बॉम्ब ब्लास्ट में था, उसका हाथ गुलशन कुमार की किलिंग में था। ये सब आरोप आप ऑफिशियली लगा सकते हो, एजेंसीज भी लगा रही हैं, लेकिन कभी भी ये आज तक करीबन इस खबर को भी 4 हफ्ते, करीबन एक महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि दाऊद इब्राहिम इज डेड, और एक डेडेड आतंकवादी जिसको इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था, जिसको सीबीआई ने अपनी इंटरनेशनल ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, मोस्ट वांटेड है इंडिया का, तो वो डेथ, उसकी मौत हो गई है। तो ये सब कहीं भी जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए, इस तरह की चीज़ें नहीं माननी चाहिए। तो वरुण, ऐसा क्या रीजन है कि दाऊद महफूज है? मतलब किस चीज का प्रोटेक्शन है उसे? आईएसआई का है या कुछ और गेम वो खेल रहा है? वो महफूज क्यों है? नहीं, देखिए, आईएसआई का तो प्रोटेक्शन दाऊद को है। ये तो आपको 93 में जब उसने दुबई छोड़ा, उसके बाद ही समझ में आ जाता है कि जब 93 में राजन इससे हटके भारत की तरफ एक तरह से आया, कि एजेंसीज के साथ में राजन ने अपना महफूज एक ठिकाना अपना एजेंसी से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भारत आना है। तो इसी समय पे आईएसआई ने दाऊद को लेके पाकिस्तान शिफ्ट किया था। ये सभी लोग जानते हैं कि दाऊद दुबई छोड़ के 93 में चला गया पाकिस्तान, और उसके बाद वहीं पे जाके वो रह रहा था, और आईएसआई ने ही ये इसके बाद में जो बाकी जितनी प्लानिंग जो भी थी, वो एक तरह से दाऊद ने आईएसआई के कहने पर ही की थी। आईएसआई का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट था 93 ब्लास्ट के अंदर भी, और बताया जाता है कि आगे जाके जितने और भी चीज़ें जो हुई हैं, तो आईएसआई कई बार दाऊद का यूज़ करती है भारत के खिलाफ। तो ये चीज़ें हैं, तो आईएसआई तो इन्वॉल्व है ही दाऊद के साथ में। तो वरुण, आईएसआई तो इन्वॉल्व है ही, तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, आपको जी। नाम नहीं लेना है। तो बस मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कहीं पे इच्छा शक्ति की कमी है? यहाँ पे जो दाऊद का नेक्सस था, पॉलिटिकल नेक्सस या पर्सनैलिटीज के साथ नेक्सस, वो कहीं कुछ ज़्यादा ही गहरा था, कि अगर दाऊद वापस आएगा तो बहुत सारे गड़े मुर्दे, है ना, उखड़ेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी कि स्केलेटन्स विल कम आउट। तो भारत में भी हो सकता है, नाम नहीं लेंगे, कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसी पावर्स हों जो नहीं चाहती हों दाऊद इंडिया बिल्कुल, वापस आए। आपने बिल्कुल सही बात कही, और कई सारे एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है, और खुले तौर पर ये बताया है, नाम लेकर। हम्म। हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, आपको पढ़ना है वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो
कई सारे नाम ऐसे उन्होंने बताए हुए हैं कि ये शख्स थे, बड़े पॉलिटिशियन थे जिन्होंने दाऊद को कई बार बचाया है, यहाँ पे आने से बचाया है, और दाऊद अगर यहाँ आ जाएगा तो हमें क्या, इन लोगों को क्या उससे खतरा हो सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी नहीं है भारत की एजेंसीज की। हमारी एजेंसी इतनी सक्षम भी हैं कि हम कहीं भी जाके कुछ करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। और अनवन मैन तो आजकल तो है ही जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कहीं भी जाके कुछ भी करना चाहें बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा वरुण, तो अब क्या मुंबई महफूज है, सुरक्षित है अंडरवर्ल्ड से? जी, एज ऑफ नाउ अगर आप देखें अंडरवर्ल्ड उस समय का जिसके बारे में हमने अभी इस एपिसोड में बात की है, उस तरह का अंडरवर्ल्ड तो अब नहीं दिखता है। और क्यों नहीं दिखता है उसका भी एक बहुत सारे जायज़ रीजंस हैं कि भाई मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी है, पुलिस प्रशासन एकदम, असला नहीं था उस समय पुलिस के पास में उतना ज़्यादा। आज के समय पे आप वेपन्स देखते हैं, पुलिस के पास एक से एक वेपन्स हैं, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा फैक्टर है जो उस समय नहीं था, तो ये लोग पनप रहे थे। लेकिन आज के दौर में अंडरवर्ल्ड ने भी अपना एक नया रूप ले लिया है। आजकल जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स, बताया जाता है कि डी कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कहीं ना कहीं। किसी बिल्डिंग को तोड़ने का जो टेंडर है वो किसको मिलेगा, तोड़ने के बाद जो मलबा होगा उसका टेंडर वो किसको, उसको डिफ्यूज जो रिसाइकिल करने के लिए दिया जाएगा। ये सारे टेंडर्स वो लोग डिसाइड करते हैं, उनके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरह से वो अपने अलग अलग धंधों में, रियल एस्टेट के धंधे में उतर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं मुंबई में। मतलब धंधे ने डिफरेंट फॉर्म ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का इन्वॉल्वमेंट जो है हो सकता है आज भी हो। अच्छा वरुण, मुंबई से थोड़ा हट के बात करते हैं। तो अगली, जैसे आपने कहा कि जैसे डॉन हो गए या कोई पर्सनैलिटी हो गई, सबका एक दौर होता है, आते हैं चले जाते हैं। तो वैसे मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड के साथ जो है, जो भी मुंबई का रिलेशनशिप था, वो एक दौर था, वो पास आउट हो गया, वो फेज आउट हो गया। कोई ऐसी सिटी आज के टर्म्स में आपको लगती है कि जहाँ से अंडरवर्ल्ड जो है शिफ्ट होके, जो उसका हेडक्वार्टर है, जो उसका बेस है, टाउन हाउस है, वो इस रीजन में, इस एरिया में पनपता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, एग्जैक्ट अंडरवर्ल्ड जैसी तो कोई जो मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसी कोई सिटी कि मुंबई में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड बन पाता है ऐसा तो शायद ही अब हो पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप दिल्ली को एक तरह से देखें, अंडरवर्ल्ड मुंबई में क्यों बन पाता, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स वहाँ पे थे। उसके बाद उन्होंने इलीगल चीज़ें करना शुरू की, लूटपाट करना शुरू की, और ये वो नया दौर था, भारत भी आज़ाद हुआ था उस समय पे। लेकिन दिल्ली के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स रहते हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा ऐसा प्रॉपर बिजनेस है, जैसे वहाँ पे पोर्ट का था, ट्रेडिंग का था, यहाँ पे रियल एस्टेट है। दिल्ली में फैला हुआ है, एनसीआर रीजन में पूरे में रियल एस्टेट फैला हुआ है। और दिल्ली की भी एक हिस्ट्री रही है गैंग वॉर्स की, एक्सटॉर्शन की, पॉलिटिकल नेक्सस की, पॉलिटिकल मशीनरी पूरी यहाँ पे, पॉलिटिकल नेक्सस की। ये सारी चीज़ें, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और इसकी वजह से यहाँ पे गैंग्स भी फिर देखने को मिलते हैं। आप अगर देखें तो दिल्ली में भी गैंग्स हैं, नीरज भवाना गैंग है, भारतीय गैंग है, आपका डेढ़ा गैंग है। तो ये सारे गैंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा आप देखें राजस्थान, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको कई सारे गैंग देखने को मिलते हैं। आपने आनंद पाल का नाम सुना होगा, आनंद पाल गैंग था, राजू टेहट गैंग था, ठीक है, लादेन गैंग है एक वहाँ पे राजस्थान में। तो ये लोग अपना अलग नेक्सस चला रहे हैं। बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक सुक्का खालून गैंगस्टर हुआ करता था जो कि यूथ में बहुत फेमस था। यूथ मतलब आप ये मान लीजिए कि वो दौर मैं आपको बता रहा हूँ 12-13 के बीच में, यूट्यूब पर उसके वीडियोस देखना और फेसबुक का उसका खुद का पेज वो जेल से चलाता था। जैसा आज लॉरेंस बिश्नोई के लिए लोग, जो यूथ है, सर्च कर रहा है, सुक्का खालून के बारे में सर्च करते थे, और बहुत ही ऐसा नई उम्र का लड़का था। तो ये सारे गैंग्स पंजाब में भी रहे, कई जगह पे। और यूपी के बारे में अगर आप देखें तो यूपी में तो हर अलग अलग रीजन के अपने अलग अलग माफिया हैं। लैंड माफिया यूपी में है, सैंड माफिया यूपी में है, आपके ब्रिक्स माफिया यूपी में है, आपके अ, आप शराब माफिया यूपी में। अलग अलग रीजन में हमेशा माफिया रहे हैं, और 90s में भी अच्छे बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो यूपी में रहे हैं। मतलब आपको पता होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसके लिए पहली बार एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है पहली बार बनाई गई थी, लेकिन वीरप्पन के लिए पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी। सेकेंड टाइम पे यूपी की पहली टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनी थी। कई सारे गैंगस्टर्स रहे हैं, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव। तो यूपी में सब जगह गैंगस्टर्स रहे हैं। इन सब जगह पे एक अपना अपना ये अंडरवर्ल्ड है, लेकिन एक सिटी के अंदर इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड कभी आ जाए, ये आज तक नहीं हुआ है। ये मुंबई में ही हुआ था। तो वरुण, इसी से मेरा अगला सवाल है। अंडरवर्ल्ड के चैलेंज को हमने बहुत सालों तक सहा,
और बहुत मुश्किल लगी हमें इससे उभरने में। दो, जैसा कि आपने कहा कि ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट तो कभी नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेता रहेगा और हमें हमेशा इससे लड़ना होगा। बिल्कुल। तो आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडरवर्ल्ड को हटा के आज के टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए आप किस चीज़ को एक ऐसा चैलेंज देखते हैं? हमारी सिक्योरिटी के लिए एज अ चैलेंज अभी रिसेंट में जो कई सारे ऐसे इश्यूज चल रहे थे कनाडा में भी, जो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको पैरों से कुचलते हुए कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग भारत को ही गालियां देते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो भारत के बाहर यहाँ पे, तो ये जो लोग हैं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, जो कि हमारी एजेंसीज का भी बयान यही है। हमारी एजेंसीज ने भी जो कहा है। वरुण, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने काफ़ी सारे एपिसोड अंडरवर्ल्ड पे किए हैं। आप लोग जाके उन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। और राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि जहाँ पे हम आपके सवालों के इस तरह से जवाब दे पाएँ और बता पाएँ अंडरवर्ल्ड के बारे में और खुल के लोगों को। तो जैसा कि साथियों मैंने कहा था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था वीडियो के शुरू में, वरुण मेरे फेवरेट क्यों हैं। तो जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड पे इन्होंने बात करी होगी, आप जितने लोगों ने देखा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि अंत तक आते आते आप भी वरुण के फैन हो चुके होंगे। तो साथियों, इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।